हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर डेटा टैब का इस्तेमाल। इसके अंदर अवेलेबल डिफरेंट ऑप्शंस को। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अगर समय है तभी वीडियो देखें, अदरवाइज जब समय मिले तब समय निकाल के आराम से इस वीडियो को देखेंगे। देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेल ओपन रखा है। जहां तक डेटा टैब की बात है, तो देखो ये ऑफिस 2021 में जो डेटा टैब है ना, वो अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। जैसे पहला सेक्शन है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो जहां पे कर्सर, जहां माउस का पॉइंटर है। उसके बाद क्वेरीज एंड कनेक्शन है, फिर सॉर्ट एंड फिल्टर है, इसके अलावा डेटा टूल्स है, फोरकास्ट है, आउटलाइन है। तो ये सारे सेक्शंस में जो अवेलेबल ऑप्शंस है ना, उनको वन बाय वन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। देखिए, आपके सामने मैंने एक फ्रेश फाइल, एक फ्रेश वर्कबुक ओपन रखा है। शीट एक ही शीट है, शीट 1, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना। अब आप चाहते हो कि देखो मेरे पास एक फाइल है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, माई डाटा 1 के नाम से, जो माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर्ड है। अब इसमें मैंने कुछ डेटा ऑलरेडी स्टोर रखे हैं, ये देखो डेटा है। लेकिन मैं चाहता हूं इसको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो डेटा वहां है वो यहां पे आ जाए। देखो मेरा जो डेटा है ना, वो भी एक्सेल फाइल में है। तो आप गेट डेटा पे क्लिक करते हो। जैसे ही आप गेट डेटा पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ये बहुत डीप चीज है। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं। फ्रॉम फाइल आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट करोगे, तो अब देखो एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो आपको कहेगा कि भाई फाइल कहाँ रखा हुआ है। एक्सेल का वो पर्टिकुलर बुक, वो पर्टिकुलर वर्कबुक जिसका एक्सटेंशन एक्सेलएसएक्स होता है, वो कहाँ रखा हुआ है आपको सेलेक्ट करने को कहेगा वहां पर से। ठीक है, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लोगे आप लोग, है ना। ये ना जाने कि वो भी नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। अब देखो यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट्स आ गया, है ना। अब यहाँ माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर में ही मैंने माई डाटा 1 नाम से एक फाइल बना के रखा है। ये रहा माई डाटा 1। इस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से कर लेना है इंपोर्ट। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, अब देखो ये डेटा को इंपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। अब देखो यहाँ कनेक्शन आ रहा है ना, लिख रहा है कनेक्टिंग। एक्चुअली उस फाइल से ये कनेक्शन बना रहा है, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, और आपको मैसेज दे रहा है प्लीज वेट वाइल वी एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू माई डेटा 1 डॉट XLSX। ठीक है, वर्कबुक का एक्सटेंशन नेम यहाँ पे क्या होता है, XLSX होता है। ऑफिस 2003 के बाद से जितना भी वर्जन आया है, मतलब 2007 ऑनवर्ड्स, वहां पे किसी भी वर्कबुक का एक्सटेंशन XLSX होता है। अब देखो कनेक्शन बनाने में ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम किस कंडीशन में। अब देखो यहाँ पे ये नेविगेटर आ गया, है ना। ये देखो दिखा रहा है कि माई डाटा 1 है, इसमें शीट 1 एक फाइल है। अगर और भी शीट्स होते ना, तो ये और भी शीट्स को यहाँ पे दिखाता, लेकिन चूंकि एक ही शीट है और देखो यहाँ पे डेटा आ रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ लोड पे क्लिक करना है, लोड। ठीक है, अब देखो ये ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी कर रहा है। मतलब वहां पे उस पर्टिकुलर फाइल में जो भी डेटा है उसको इवेलुएट करके और उसके बाद यहाँ इंसर्ट करने की ये तैयारी कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये साइज वगैरह जो है कैलकुलेट कर रहा है, और उसके बाद देखो यहाँ क्वेरीज एंड कनेक्शन का, अच्छा ये मैसेज आ गया, गॉट इट, कर लो। अब देखो 7 रोज लोडेड, और देखो यहाँ पे 7 रोज आ गया है। आप यहाँ से चाहो ना तो यहाँ क्लिक करके जैसे भी जो भी आप यहाँ पे फॉर्मेट चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। इसको मैं करता हूँ क्लोज, और यहाँ व्यू में आके आप लोगों को अच्छे से दिखे इसके लिए जूम लेवल जो है ना वो 200% कर देता हूँ। अब देखो ये, अच्छा ये ऑटोमेटिक टेबल के फॉर्मेट में आया हुआ है। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। देखो ये नए शीट में इसने लेके आया। मैंने शीट 1 तो ऑलरेडी रखा था, लेकिन ये शीट 2 पे इसने एक नया शीट क्रिएट किया और उस पर इसने लोड कर दिया। चलो ठीक है, ये तो हो गया भाई कि एक काम है।
अब देखो यहीं पे अगर आप देखोगे गेट डेटा के अंदर फ्रॉम फाइल में, तो यहां फ्रॉम टेक्स्ट या CSV भी है। तो आपके सामने मैं क्या करता हूं, विंडोज R प्रेस करके लिखता हूं नोटपैड, इंटर। अब देखो ये नोटपैड यहां ओपन हो गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई टेक्स्ट फाइल मिलेगा, टेक्स्ट फाइल मतलब जिसका एक्सटेंशन TXT होगा, और वहां पे इस ढंग से डेटा रहेगा। मान लो रॉल है, या चलो ऐसा है ना, आइटम का कोड है और नेम है और प्राइस है, ठीक है। I001, यहाँ पे देखो जो दो कॉलम के बीच में कॉमा एज अ सेपरेटर यूज कर रहा हूँ। I001 लक्स कॉमा मान लो 20 रुपीज है। I002 कॉमा निर्मा मान लो 12 रुपीज है, 12 रुपीज 50 पैसे। I003 कॉमा पेप्सी कॉमा 15। चलो ये फाइल मैं बना लेता हूं, इसको आप जहां चाहो, मैं चलो डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं आइटम्स नाम से। अब आइटम्स नाम है तो एक्सटेंशन तो TXT है, सेव मैंने कर लिया और इसको कर लिया क्लोज, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर फाइल में जो भी डेटा आपको लेके आना है, यहां तो मैंने ही बनाया, हो सकता है आपको मेल से ये डेटा भेजा जाए, तो यहां फ्रॉम टेक्स्ट CSV पे क्लिक करना है। और उसके बाद चूंकि आपने अपना डेटा कहाँ रखा है, डेस्कटॉप पे रखा है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स खुल रहा है, और किस नाम से रखा है, तो आइटम्स के नाम से रखा है। ये रहा आइटम्स, है ना। इंपोर्ट पे क्लिक करो। अब देखना ध्यान से, कनेक्शन इसने बनाया। अब चूंकि ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है ना, तो एक्सेल इतना समय ये नहीं लेगा, चूंकि सिंपल फाइल है ना। टेक्स्ट फाइल क्या होता है, एक्सेल के मुकाबले सिंपल फाइल होता है। अब देखो यहाँ पे डाटा आपका अवेलेबल है, आप यहां से ट्रांसफॉर्म डाटा भी कर सकते हो। पिछले बार मैंने लोड डेटा किया था। अब देखो ट्रांसफॉर्म डाटा से क्या होता है, इसको भी चूंकि ये चीज भी बताना था ना, ये एक्चुअली पावर क्वेरी एडिटर में ये ओपन कर लेता है। यहां इसके बारे में मैं अलग से आप लोगों को एक दिन बताऊंगा ये चीज, लेकिन अभी क्या करना है ना, ये डेटा तो आएगा ही। यहां पे भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इनका भी अलग काम है ट्रांसफॉर्म डाटा का। इसके ऑप्शंस को भी मैं बताऊंगा, इसलिए मैंने इसको ओपन किया है। फिलहाल तो मैं क्लोज एंड लोड कर लेता हूं, यहां से क्लोज एंड लोड। हालांकि वो ट्रांसफॉर्म डेटा पे मैंने सिर्फ इसलिए क्लिक किया था ताकि आप लोगों को पता चले कि ये भी एक ऑप्शन होता है। अब देखो ये उसी ढंग से जैसे एक्सेल से इसने लेके आया था, वैसे ही इसने लेके आ गया इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल से भी। अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करके और इसको देखो क्लोज करता हूँ, और यहाँ से जूम लेवल को वापस से 200% कर देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखे। और ये देखो बाय डिफॉल्ट ये टेबल में कन्वर्ट होता है। ये टेबल के बारे में भी हम लोग समझेंगे कि आगे ये चीज़ क्या है। हालांकि देखो यही चीज़ अगर आप चाहते ना, तो जो काम आपने यहाँ गेट डेटा से किया है, वही काम आप देखो यहाँ फ्रॉम टेक्स्ट CSV से भी कर सकते थे। फ्रॉम टेक्स्ट CSV करते, और यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करके इंपोर्ट, आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना था। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने वहाँ पे भी फॉलो किया था, इसीलिए मैंने कहा देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये, और यहाँ से लोड कर लो। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ध्यान समझना, एक यहाँ पे ऑप्शन है रिफ्रेश, इसका क्या काम है। अभी देखो ये डेटा तो अवेलेबल हो गया यहाँ पे। मैं थोड़ा सा व्यू करके जूम लेवल यहाँ से 200% करता हूँ। देखो मेरे पास 3 आइटम थे, 3 ही आइटम आए। अब सपोज कि मैं वापस से नोटपैड को ओपन करता हूँ और उसी फाइल को जहाँ जिसमें वो मेरा डेटा था ना, आइटम्स फाइल था, items.txt था, तो यहाँ से मैं आइटम्स को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मान लो ये 20 रुपए का नहीं था, ये गलती से 20 रुपए का लिखा गया था, ये 35 रुपए का था। एक मॉडिफिकेशन वहाँ हो गया। यहाँ पे I004 भी था, कोई आइटम था ABC जिसकी प्राइस 3450 रुपए थी। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। एक और आइटम था I005, कोई XYZ नाम का, जो 12,300 रुपए का था। Ctrl+S, मैंने इसको सेव किया और क्लोज कर दिया। तो क्या वहाँ जो मैंने चेंजेस किया उस टेक्स्ट फाइल में, वो यहाँ आया? नहीं आया। तो डेटा में आपको जाना है, और देखो यहाँ रिफ्रेश ऑल है, या तो आप रिफ्रेश करो। देखो रिफ्रेश करने से सिर्फ ये वाला पोर्शन रिफ्रेश होगा, ये वाला हुआ क्या? नहीं हुआ, है ना। लेकिन अगर आप यहीं रहते हुए रिफ्रेश ऑल कर लेते ना, तो जहां जहां भी आपने इंपोर्ट किया था उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल से, चाहे वो
आइटम्स ये वाले में हो शीट में या ये वाले में, देखो सब में ये चीज़ आ गया। तो ये फर्क भी समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज आप इसको सेलेक्ट करते हो। देखो समझना इस चीज़ को, ये टेबल, ये आपका टेबल है। फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज पे आपने क्लिक किया, चूंकि आपका यहाँ टेबल बना हुआ था शीट 1 के दूसरे कॉपी में, तो वो डेटा देखो यहाँ पे लोड हो रहा है। ये कब काम करता है? जब आपको पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जो भी अवेलेबल ऑप्शंस है उनको यूज करना है। अब यहाँ पे देखो करंट वर्कबुक में जो भी डेटा है वो यहाँ आ चुका है। आप यहाँ चाहो ना तो फिल्टर वगैरह लगा सकते हो, बहुत सारा काम कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी ये चीज़ बताया आप लोगों को नहीं है, तो इसको मैं अभी करता हूँ क्लोज, ठीक है। नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको करता हूँ डिस्कार्ड। ये मैंने बता दिया कि देखो ऐसा ऑप्शन आता है। अभी वापस से मैं शीट 1 में आता हूँ, अभी बहुत ध्यान से समझना। यहाँ तक तो हम लोगों ने डेटा अभी फिलहाल कहाँ से लाया, एक्सेल के वर्कबुक से लाया है और इसके अलावा टेक्स्ट फाइल से लाया है। आप CSV फाइल जो कि एक्सेल का ही वेरिएशन होता है वहाँ से भी ला सकते हो, XML से भी ला सकते हो, PDF से भी ला सकते हो। तो ये सब ऑप्शन आप लोग करके देखना, ठीक है। और कमेंट करना अगर आप लोगों को ये इन सारे ऑप्शंस पे भी चाहिए होगा अगर वीडियो, तो कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रॉम पिक्चर, अगर आप इस पर क्लिक करते हो, पिक्चर फ्रॉम फाइल आपको सेलेक्ट करना होगा। अब कोई फोटो पिक्चर मैंने मान लो डाउनलोड से मैंने रखा है, चलो यही है जावा प्रिंट एलएन प्रिंट या सम जो भी है, कोई एक पिक्चर ले लो, इंसर्ट करो। अब देखो ये क्या कर रहा है ना, डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा उस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर से। अब देखो यहाँ पे एनालाइज कर रहा है और साफ मैसेज भी दे रहा है कि वी आर एनालाइजिंग योर इमेज, मतलब आपने जो पिक्चर सेलेक्ट किया उसको ये एनालाइज कर रहा है। अब यहां से आप चाहो तो रिव्यू भी कर सकते हो। रिव्यू में कुछ नहीं आ रहा है, अच्छा चलो एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। ये 100 रिव्यूज है, बहुत ज्यादा रिव्यू, इंसर्ट करो सीधा। इस फोटो में इसको बहुत सारा डाटा मिल रहा है, तो कोई बात नहीं है, इसको इंसर्ट हम लोग करते हैं, नहीं तो कोई दूसरा फोटो ले लेंगे। चलो यहां से हम लोग कोई दूसरा फोटो लेते हैं। फ्रॉम पिक्चर, पिक्चर फ्रॉम फाइल, कॉम्प्लिकेटेड फोटो था। चलो जावा लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये एक पिक्चर मेरे पास है, इसको मैं लेता हूं इंसर्ट। इसको इसने एनालाइज किया, चलो इंसर्ट डेटा। अब जैसे ही इंसर्ट डेटा करेंगे देखो ये मैसेज देता है 2 आइटम्स स्टिल रिव्यू, हम करते नहीं भाई इंसर्ट एनीवे। तो देखो वहां उस पिक्चर में इसको 2 डेटा मिला, एक 1 और एक लॉजिक, इसने पिक्चर से डेटा उठा लिया है, ठीक है। ये एक चीज इंपॉर्टेंट था, ये चीज भी आप लोगों को समझना चाहिए था, ठीक है। अभी देखो मान लो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ रोल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मान लो मैथ्स, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसा तो नहीं है कि जो जिसका मैंने यहाँ पे रोल नंबर पहले लिखा है उसको ज़्यादा मार्क्स आए। ऐसा हो सकता है ना कि मान लो कि ये जो 8 नंबर वाला स्टूडेंट है, मान लो IIT के एग्ज़ाम में ये बैठा है, इसका आया है 90 नंबर और 90 नंबर इसका भी आया और मान लो इसका भी 90 आया है, ठीक है। अब जिसका 90 आया है फिजिक्स में, उसका मान लो एक का 45 आया है, इसका जो है 70 आया है और इसका मान लो 78 आया है, ओके। और बाकी में आप लोग देख लो, बाकी में मैं डाल देता हूँ ऐसे ही। चलो ऐसे मैंने कुछ जो भी मार्क्स अवेलेबल है वो तो आपको इंसर्ट करना होगा। आप लोगों के सामने मैं डेटा इसलिए प्रिपेयर कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ ठीक है ये डेटा। अब देखो बाकियों में मैं डेटा यहाँ से, अब समझना अभी प्रॉब्लम क्या है। अभी देखो मेन चीज़ समझना, नॉर्मली एक सॉर्टिंग अगर हम लोग करते हैं ना तो यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रोल पे सॉर्टिंग करना है तो A to Z ये क्लिक करो। असेंडिंग में तो पहले से भी था, अभी भी वही है। डिसेंडिंग में करो, उल्टा हो जाएगा, पहले 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5।
देख लो अभी असेंडिंग में करता हूँ, ये भी यही चीज़ आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल चीज़ नहीं है, ये तो आपका हेडिंग है। चलो होम पे जाके मैं इसको थोड़ा सा सेंटर अलाइन कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और इस डेटा के ऊपर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर्स लगा देता हूँ। अब आपको कहा जाता है कि देखो ये रॉल पे इसको नहीं करना है, एक्चुअली आपको मैथ्स पे करना है। अब समझना बात, अगर मैं मैथ्स पे करता हूँ, मैं यहाँ से डेटा में मैं जाता हूँ, देखो यही सॉर्टिंग में, यहाँ सॉर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ लेवल बाय लेवल हम लोगों को करना है। सॉर्ट बाय अगर मैं सिर्फ मैथ्स पे करता हूँ, लोएस्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो प्रॉब्लम क्या है इसको देखना। ओके करता हूँ, देखो 90 मार्क्स आया था रोल नंबर 1 का भी, रोल नंबर 4 का भी और रोल नंबर 8 का भी, ये तीनों टॉप 3 में आ रहा है। लेकिन टॉप 3 में भी हो सकता है ना भाई ये 4 और 8 शिकायत कर दे कि भाई आपने इस मुझे नीचे क्यों रखा, हम दोनों को, एक को क्यों ऊपर रखा है। भाई मेरिट लिस्ट बनता है किसी एग्जाम का तो ऐसे थोड़े होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपको पहले मैथ्स पे करना चाहिए। अगर मैथ्स में इक्वल मार्क्स मिले तो मान लो फिजिक्स में ये क्राइटेरिया आपको दिया जाएगा, और देन केमिस्ट्री में, आईआईटी वगैरह में तो ऐसे ही होता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में ऐसे ही होता है। तो हम लोग यहाँ सॉर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो शुरू में हमने मैथ्स पे किया, ऐड लेवल पे क्लिक करना है। अगर मैथ्स में इक्वल मार्क्स मिलता है तो भाई आप फिजिक्स में कर लो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और अगर वहां भी इक्वल मार्क्स मिलता है तो आप केमिस्ट्री पे कर लो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, अब देखो कोई शिकायत नहीं। अगर ये स्टूडेंट 8 रोल नंबर वाला ऊपर है, अगर मान लो 4 और 1 नंबर वाला आपसे बोलता है कि हम लोगों का भी तो 90 नंबर आया था मैथ्स पे, तो मेरिट लिस्ट में इसका नाम ऊपर क्यों है, तो आप बोल सकते हो कि देखो उसका फिजिक्स में ज़्यादा है 78 है, जबकि आप दोनों का कम है ना, वहीं पर आपका मामला क्लोज हो जाएगा। तो ये एक लेवल बाय ऐसे सॉर्टिंग करना ठीक था, ये मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ फिल्टर है, देखो होता क्या है इस फिल्टर में, इसका शॉर्टकट क्या है भाई, कंट्रोल शिफ्ट एल। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एल, ये चीज़ याद रखना, ये शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एल होता है, अक्सर पूछा जाता है बेल्टन वर्ग के एग्जाम में। तो यहाँ मैं इसको सेलेक्ट रखता हूँ, डेटा को कहीं पे भी बाहर मत रखना, फिल्टर पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने फिल्टर पे क्लिक किया ना, देखो यहाँ पे हर एक कॉलम में एरो आ गया है। अब इसका क्या मतलब है, अब जैसे मान लो इसमें मैंने रोल पे क्लिक किया और मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए, देखो सॉर्टिंग हो गया यहाँ से भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या नहीं तो मैं चाहता हूँ कि भाई 3 मत दिखाओ, 5 मत दिखाओ, 6 मत दिखाओ और 8 मत दिखाओ, मतलब बाकी को दिखाओ। ओके, देखो छुप गया, फिल्टर यहाँ लगा हुआ है, देखो बाकी में एरो है और देखो यहाँ फिल्टर का निशान है, मतलब फिल्टर्ड डेटा है। आप यहाँ से फिर से यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करो, ओके कर दो। ये तो हो गया भाई रोल के ऊपर आपने किया। कुछ और चीज देखते हैं, जैसे मान लो आपसे कहा जाता है कि भाई मैथ्स में आप सॉर्ट करो, ठीक है, लेकिन कैसे, देखो यहां नंबर फिल्टर है। नंबर फिल्टर में आप बोलते हो बिटवीन आपने सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू मान लो जिसका 60 है, और लेस देन इक्वल टू साथ में 100 है, मतलब 60 से 100 के बीच जिसका भी मैथ्स में नंबर आया है सिर्फ उसी को दिखाओ, बाकियों को हटा दो। देखो बाकी हट गया, है ना। फिर से लाना है तो नंबर फिल्टर को हटा दो यहां से, ये बिटवीन वाला था, क्या करना है यहां से इसको डिलीट कर देना है और इसको भी यहां से डिलीट कर देना है। ओके, अब देखो यहां मैंने डिलीट किया तो क्या हो गया, ये फिल्टर, ये तो फिल्टर लगा ही हुआ है, एक्चुअली आपको यहां क्लियर फिल्टर करना है ताकि वो चीज फिर से आ जाए। ये मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। लोग अक्सर ऐसा करते हैं, यहां से आप लोग ट्राई कर लेना, मैंने तो बिटवीन बता दिया ना, सिमिलर वे में इक्वल, डजंट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये हो जाता है। अच्छा, एबव एवरेज होता क्या है कि देखो ये मान लो मैथ्स का एवरेज मैं निकालता हूं, कैसे निकलेगा, इक्वल्स एवरेज और ये, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल का मार्क्स जुटेगा और बट बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो एवरेज मार्क्स 72.875 है। अब यहां कितना आसान है, आप नंबर फिल्टर में जाओ, एबव एवरेज पे आपने क्लिक किया तो जिसका भी एबव एवरेज मार्क्स है वो दिख गया, 72 पॉइंट समथिंग आया था ना, उससे ज्यादा। अभी मैं इसको क्लियर करता हूं, देखो एवरेज यहां मैंने इसीलिए निकाल लिया था। अगर मैं यहां पे बिलो एवरेज पे क्लिक कर देता हूं नंबर फिल्टर में जाके, इसको शायद पनिशमेंट मिलना चाहिए या इसके गार्जियन को इन्फॉर्म करना चाहिए, इसलिए ऐसा कुछ किया जा सकता है फिल्टर में,
ठीक है, और वापस से आप इसको यहां से क्लियर फ्रॉम मैथ्स ऐसा कर सकते। और सेम फिल्टर आप लोग केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई करके देख लेना और फिजिक्स के लिए भी अप्लाई करके देख लेना। ओके, अब ये चीज, ये क्लियर क्या है, ये क्लियर देखो, अभी समझना ध्यान से। ये आपका डेटा, ठीक, यही डेटा है ना, ये एक्चुअली टेबल में बना हुआ। अगर मैं कंट्रोल टी लगाता हूं तो ये तो टेबल बनेगा। देखो टेबल अलग चीज है, यहां फिल्टर पे आप फिर से क्लिक करो, ये फिल्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ध्यान देना, मुझे वैसे स्टूडेंट्स को दिखाना है जिसका रोल ज्यादा है 5 से। तो देखो मेरा ये है डेटा और ये है कंडीशन, इसको आप कंडीशन बोलो या क्राइटेरिया बोलो, ठीक है। अब मुझे यहां दिखाना है कि भाई इसमें से वही डेटा दिखे जिसका रोल क्या है, 5 से ज्यादा है। चलो डेटा के अंदर के किसी भी सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां एडवांस्ड पे क्लिक करता हूं, ये एडवांस्ड फिल्टर का ऑप्शन आएगा। अब यहां 2 काम है। पहला काम है ओनली फिल्टरेशन, चलो पहले उसको सीखता हूं। यहां फिल्टर द लिस्ट वाले रेडियो बटन को सेलेक्ट करना है। लिस्ट रेंज इसने ऑटोमेटिक ले रखा है, आपको बढ़ाना या घटाना है आप बढ़ा घटा सकते हो। लेकिन क्राइटेरिया रेंज में आपको ये वाला GK3 से G4 में मैंने एक कंडीशन लिखा है, आप किसी और सेल में अगर आपने लिखा होगा वो आप सेलेक्ट कर लेना। तो एक्चुअली मैं कह रहा हूं कि भाई आप इस डेटा से यहां A1 से लेके DK9 तक में जो भी डेटा है ना, उन डेटा के अंदर में से आप वैसे डेटा को दिखाओ, डिस्प्ले करो यहां पे जिसका रोल 5 से अधिक है। अच्छा, हो सकता है कि रोल नंबर 6 2 बार लिखा हुआ हो, 7 भी 3-4 बार लिखा हुआ हो। तो अगर डुप्लीकेसी हो सकता है तो यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली को आप कर लो चेक। इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली वाले चेकबॉक्स को चेक करने से क्या होगा ना, कि अगर कोई डेटा रिकॉर्ड डुप्लीकेट होगा तो वो एक ही बार डिस्प्ले होगा। अच्छा है, इसको चेक करके रखना चाहिए। लेकिन अगर आप कंफर्म हो कि कोई भी डेटा डुप्लीकेट नहीं है तो आप चाहो तो इसको अनचेक भी कर सकते हो। तो मैं तो भाई हमेशा इसको चेक रखता हूं। ओके करो। अब देखो आपके सामने सिर्फ वही डेटा है यहां सामने में जिसका रोल नंबर 5 से अधिक है। अभी इसी को क्लियर करने के लिए यहां देखो क्लियर बटन है, ताकि फिर से पूरा डेटा आ जाए। लेकिन आप चाहते हो, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है भाई, मैं चाहता हूं कि ये डेटा जैसे है वैसे ही रहे और जो फिल्टर हो गया है ना मुझे यहां मिल जाए। अब देखना क्या करना होगा, इसी ऑप्शन का मैं यूज करता हूं। यहां पे मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन करता हूं। लिस्ट रेंज चलो अपना सही है, क्राइटेरिया रेंज भी सही है, चूंकि अभी हम लोगों ने यूज किया था। अगर मान लो आप लोग फ्रेश यूज करोगे ये नहीं रहेगा तो आप लोग यहां से दे देना, ठीक है। अब कॉपी टू वेयर, अब ध्यान देना, अगर मैं ये कहूं कि भाई आप कॉपी कर दो एक नए शीट पे, इसको भी समझना है। मान लो यहां इस शीट पे आप कॉपी करो, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, ओके। तो देखो क्या कहता है, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव शीट। तो ये चीज बताने के लिए मैंने ऐसा किया था। आप जब भी एडवांस फिल्टर से कोई डेटा को फिल्टर करोगे ना तो सेम शीट पर लाना ही है आपको, दूसरे शीट पर नहीं लाना है। चलो फिर से हम लोग अप्लाई करते हैं। एडवांस्ड में मैं गया, कॉपी टू अनदर लोकेशन में, ये आपका सही है, आपका लिस्ट रेंज ये भी आपका सही है। कॉपी टू वेयर, यहां यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली को भी मैं चेक कर लेता हूं, ओके। अब देखो ये डेटा आपका यहां आ गया, ओरिजिनल डाटा यहां है ना, जहां सब डेटा दिख रहा है, और ये फिल्टर डेटा है वो यहां है। ये एडवांसमेंट था, ठीक है। चलो हम लोग यहां पे अभी हम लोगों को समझना क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन। अब ध्यान से समझना, इसका बहुत यूज है। एक नए शीट पे मैं थोड़ा सा जूम लेवल बढ़ा लेता हूं 200%, ओके। अब जैसे देखो मान लो यहां पे मैंने लिखा नेम। अब नेम एक्चुअली 3 नाम से मिलके बना होता है। कौन कौन सा चीज होता है भाई, फर्स्ट नेम होता है, मिडिल नेम होता है और लास्ट नेम होता है। जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर, सुनील मनोहर गावस्कर, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं ये चीज आप लोग, इसको पहले होम में जाके मैं क्या करता हूं, इसको यहां से करता हूं बोल्ड, इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। एक्चुअली क्या है ना, इस फॉर्मेट में फर्स्ट नेम स्पेस मिडिल नेम स्पेस लास्ट नेम, चलो यही है ना। मैंने जान के ये लास्ट में एक फॉर्मेट दे दिया है।
अब इसको आपको 3 अलग अलग कॉलम में यहां डिवाइड करना है। कहां कहां भाई? यहां पे फर्स्ट नेम आना चाहिए, यहाँ पे मिडिल नेम आना चाहिए। लेकिन देखना अभी एक बहुत, अगर थोड़ा सा लॉजिकली मिस्टेक करोगे ना तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसको मैं जान के बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, हालांकि बढ़ाना तो बाद में भी पड़ेगा अगर हो सके तो, चलो कोई बात नहीं। अब लोग क्या गलती करते हैं, ये अपना डेटा है ना, इसको सेलेक्ट कर लिया, डेटा के अंदर हम लोग हैं, यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम में जाते हैं, ओके, डिलिमिटेड सेलेक्ट करना है। देखना अभी एक रॉन्ग चीज होगा, बहुत ध्यान से समझना। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि भाई आपका जो डेटा सिलेक्टेड है इसमें सेपरेटर कौन सा है, मतलब कि दो नाम के बीच में किस चीज का इस्तेमाल हुआ है, तो भाई स्पेस का इस्तेमाल हुआ है, तो स्पेस वाले को सेलेक्ट कर लो चेकबॉक्स को, बाकियों को चाहो तो अनचेक कर सकते हो। नेक्स्ट, फिनिश। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि देखो यही नेम में भी एक्चुअली फर्स्ट नाम नेम में आ गया, तो लास्ट नेम में जो आना चाहिए था वो मिडिल नेम में है, और जो मिडिल में आना चाहिए था वो फर्स्ट में, और जो फर्स्ट में आना चाहिए था वो नेम में है। गलती कहाँ हुई? गलती ये हुई कि जब आपको ये ओरिजिनल डाटा को जब भी ऐसा कुछ करना हो तो इसको कॉपी करके यहां पेस्ट कर लो, और उसके बाद तब टेक्स्ट टू कॉलम में जाओ और सेम प्रोसेस अप्लाई करो। स्पेस है, नेक्स्ट, फिनिश, ये हो गया। अब यहां पे तो मैंने स्पेस यूज किया था, हो सकता है कि आपको डेटा ऐसे मिले, स्पेस जगह माइनस यूज किया हुआ हो, नहीं ऐसा भी हो सकता है, हालांकि बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर ऐसा होता है, एक और मैं बता देता हूं, तो उससे क्या होगा कि फिर आप लोग कोई और कैरेक्टर भी रहेगा ना, तो वैसे आप लोग यूज करके काम चला लोगे। चलो ऐसे मान लो आपके सामने, ठीक है। चलो इसको मैं करता हूं कंट्रोल सी से कॉपी और यहां कर देता हूं पेस्ट, इसके बारे में मैंने बताया ऐसा क्यों करना है। अब यहां से टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है, डिलिमिटेड तो है ही, नेक्स्ट, लेकिन यहां स्पेस नहीं है, अच्छा यहां टैब भी नहीं है, यहां सेमीकोलन भी नहीं है, यहां कॉमा भी नहीं है, यहां स्पेस भी नहीं है। अगर इनमें से कुछ होता तो यही हम लोग सेलेक्ट करते। यहां माइनस है तो अदर को सेलेक्ट करके यहां क्या करना है, माइनस, और कर देना है नेक्स्ट। यहां देखो अदर को सेलेक्ट करके माइनस डाल देना है, जो भी सेपरेटर हो, माइनस हो या प्लस हो या जो भी हो, कोई भी सिंबल हो सकता है। नेक्स्ट एंड देन फिनिश। देखो आपका काम हो गया। ये काम कहां क्या चीज से हुआ, टेक्स्ट टू कॉलम से, ठीक है। अच्छा टेक्स्ट टू कॉलम से ऐसा भी होता है, मान लो, ध्यान देना, यहां पे डेट ऑफ बर्थ है, चलो कोई डेट रखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ मैं क्यों बोलूं भाई, कोई भी डेट है। अब डेट में क्या होता है, डेट में 3 चीज होती है, डे, मंथ और ईयर। जैसे मान लो लिखा हुआ है 31 मार्च 1980, 31 मार्च 1980। अब यहां माइनस क्यों नहीं ले रहा है, एक्चुअली हाँ माइनस, ओके। अब देखो 1980 की जगह 80 आ रहा है, कोई बात नहीं। इसी ढंग से बहुत सारे डेट्स हैं, मान लो यहाँ 82 है। चलो मैं ऐसा करता हूँ ना कि इसी को जल्दी में ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है, सेम ही डेट है ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई एक डेट के लिए सेम कहाँ हुआ, ये तो चेंज हो ही गया। अब ये ऐसा आ रहा है, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, देखो यहाँ मैंने 1980 टाइप किया था, यहाँ 1980 आ रहा है। आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो, उसको सेलेक्ट करो और कीबोर्ड से दबाओ कंट्रोल के साथ 1। क्या दबाना है, कंट्रोल के साथ 1। ये चीज याद रखना, ठीक है। कैसे, इसको यहां सेलेक्ट करो और कीबोर्ड से कंट्रोल 1 दबाओ। अब ध्यान दो, फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आया, यहां कस्टम में आओ। यहां पे मैं चाहता हूं कि भाई डी पहले दिखे, मतलब दिन पहले दिखे, और माइनस की जगह फॉरवर्ड स्लैश आए, दिखे, फिर फॉरवर्ड स्लैश आए, और ईयर जो है ना वो 4 डिजिट में दिखे, तो 4 बार आपको वाई यहां पे डाल देना है, ये चीज है ना, ओके। देखो यहां चेंज हो गया, ये चीज भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है डे, मंथ और ईयर में। देखो 2-3 तरीके से मैं इसको बताऊंगा, बहुत ध्यान से फोकस बना के रखेंगे आप लोग। इसको मैं यहां से कंट्रोल सी से कॉपी करके और यहां पेस्ट कर लेता हूं, अभी मैंने बताया था क्यों। अब ये आपका डेटा है, ओके। अगर टेक्स्ट टू कॉलम में, डेटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम में मैं क्लिक करता हूं,
डिलिमिटेड है, अभी देखो यहाँ डिलिमिटेड से हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट माइनस नहीं है भाई, ये है, यहाँ एक्चुअली माइनस ही दिख रहा है, चलो हम लोग माइनस ही डाल देते हैं, ठीक है, वो जो ओरिजिनल था ना। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे ये डेट है, DMY फॉर्मेट में है, देखो जिस फॉर्मेट में होगा, चूंकि मेरा डाटा DMY में है तो हम लोग DMY को सेलेक्ट कर लेंगे और यहां से फिनिश। अब देखो यहाँ मंथ ईयर तो आ गया, लेकिन डे तो जैसे का तैसा आ गया, कुछ नया नहीं, क्या आ रहा है 1900 करके। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये डेट में कन्वर्ट हो गया था ना, इसको वापस से सेलेक्ट करो और Ctrl+1 दबाओ और इसको जनरल सेलेक्ट करके ओके करो। देखो डे मंथ ईयर में ये कन्वर्ट हो गया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। अच्छा, अक्सर लोग कन्वर्ट करते हैं ना टेक्स्ट टू कॉलम से, यहाँ जब डेट आ जाता है ना, जैसा कि अभी आया था, मैं Ctrl+Z करके दिखाता हूँ, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या आ रहा है। अरे बहुत छोटा सा सोल्यूशन है भाई, इसको सेलेक्ट करो, कीबोर्ड से दबाओ Ctrl+1, यहाँ नंबर्स वाले टैब में हो गए, यहाँ पे जनरल में आओ और यहाँ ओके कर दो, वापस से कन्वर्ट हो गया। कितना आसान था, ठीक है। हालांकि देखो अब ध्यान देना, इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखता, ध्यान दो, यहां मैं लिख दूं 31, फिर 31, तो क्या है ना कि यहां ये इसने समझ लिया कि अच्छा ये जो है 31 कहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो फ्लैश फिल आपके पास ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिक देखो सारा फिल कर लेगा। उसी ढंग से मान लो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारा का सारा 31 था, इसीलिए देखो मैं इसको भी समझा देता हूं, ये भी एक कंफ्यूजन वाली बात है। मान लो यहाँ 31 था, मैं यहाँ पे 15 डाल देता हूं, यहां पे मैं डाल देता हूं 20, यहाँ पे 3 ही रहने देता हूँ, चलो 1 रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5। अभी तो सारा का सारा 31 नहीं, कुछ 31 भी रहने दो। अभी अगर मैं एक डेट यहाँ डालता हूँ 31 और बाकी को सेलेक्ट करके और फ्लैश फिल कर लेता हूँ, देखो सब में डे आ गया ना। उसी ढंग से एक का मंथ आपको डालना है 03, सबको सेलेक्ट करके आप यहां से फ्लैश फिल कर लो, छोटा सा आइकन है। हालांकि इसी का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ F है, सॉरी कंट्रोल के साथ E है। जैसे अगर यहां मान लो हम 1980 लिखते हैं और इतना सेलेक्ट करके Ctrl+E, Ctrl+F नहीं हो सकता ना, क्योंकि Ctrl+F से फाइंड होता है, तो ये भी एक चीज है। मतलब फ्लैश फिल के लिए आप या तो यहां ऑप्शन यूज करो, या शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ E, आप उसको भी यूज कर सकते हो। अच्छा, यहां पे अब सपोज इसको मैं हटाता हूं, यहां क्या है ना, हो सकता है मैंने कुछ डेट ऐसा डाल दिया जो डुप्लीकेट है, कैसे पता चलेगा, देखो जान के आपके सामने मैं यहां पे कॉपी पेस्ट करता हूं। या ऐसा है ना, डेट छोड़ दो, मान लो यहां पे आइटम है, ओके, अब आइटम में A आइटम है, B है, C है, D है, E है, और गलती से A फिर से रिपीट हो गया है 2 बार, B भी रिपीट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है ना, आपके पास जो डेटा आया है उसमें कुछ ऐसे डेटा हैं जो डुप्लीकेट्स हैं, और आपको कहा जाता है कि भाई आप ऐसा देखो, इसको चेक करो, रिव्यू करो, और जो डुप्लीकेट आइटम्स हैं या जिस भी हिसाब का डाटा है उसको हटा दो, डुप्लीकेट वाले को। देखो यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स, यहाँ क्लिक करो, आइटम पे ही ना करना है, बिल्कुल ओके। देखो आपका 3 डुप्लीकेट वैल्यू हटाने का ये मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज आया, 3 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 5 यूनिक वैल्यूज रिमेन, मतलब 5 ऐसा वैल्यू है जो यूनिक था वो रह गया है, ठीक है, ओके। ये आपका यहां से क्या हो गया, डुप्लीकेट रिमूव हो गया। अब देखो इसी ढंग से सपोज यहां पे मैं रॉल लिखता हूं, अब रॉल ध्यान देना, रॉल जो है अभी मैं 0 डाल दूं ले लेगा, -1 डाल दूं ये भी ले लेगा, लेकिन क्या रॉल कभी 0 या निगेटिव हो सकता है, रॉल तो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही इसको रख दूं तो कोई भी यूजर अगर डाटा एंट्री करेगा तो रॉल का वैल्यू 0 या निगेटिव डाल सकता है। मैं चाहता हूं कि नहीं ऐसा नहीं हो, तो देखो इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लो। कैसे भाई, कॉलम हेडर पे क्लिक करना है, F पे क्लिक करना है, या जो भी कॉलम हेडर आपका होगा, यहां देखो डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अब यहां ध्यान देना, डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स आया, सेटिंग टैब पे ऑलरेडी ये ओपन है, हालांकि अगर मान लो कोई दूसरा भी ओपन रहेगा तो सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना। अलाउ क्या करना है भाई, अलाउ करो होल नंबर। क्यों होल नंबर, क्योंकि रॉल कभी पॉइंट में नहीं होता है, 1 के बाद 2 होता है, 1.1 नहीं होता है।
अगर कहीं होता होगा तो होल नंबर की जगह कोई और नंबर ले लेना। ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा ही रहना चाहिए। अच्छा, यूजर के हेल्प के लिए, यूजर पढ़ के समझ सके, इसके लिए इनपुट मैसेज डाल दो यहां पे कि प्लीज इंटर ऑल ग्रेटर देन 0। और अगर इसके इस मैसेज को पढ़ने के बाद भी यूजर गलती करे तो उसके लिए यहां स्टॉप ही लेना। देखो यहां 3 तरह का स्टाइल है, स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन सिर्फ बोल के और फिर एक्सेप्ट कर लेगा, वार्निंग भी वही काम करेगा। अगर आपको नहीं एक्सेप्ट करवाना है ना तो स्टॉप ले लो और एरर मैसेज में डाल दो कि द रोल इज नॉट ग्रेटर देन 0। ओके, अब देखो जैसे ही यूजर सेलेक्ट करेगा तो देखो इनपुट मैसेज आ रहा है। अब इनपुट मैसेज को देखने के बाद भी इसने गलत वैल्यू डाला, जैसे -10, तो देखो आपका एरर मैसेज आ रहा है। अगर आप रिट्राई करना चाहते हो 0, देखो फिर से ये नहीं ले रहा है। अगर आप कैंसिल करोगे कोई उपाय नहीं है, वहां से मिट जाएगा। लेकिन जैसे ही आप कोई सही वैल्यू डालोगे ग्रेटर देन 0 अकॉर्डिंग टू डेटा वैलिडेशन, तो देखो ये एक्सेप्ट इसने कर लिया। आप यहां वापस इसको सेलेक्ट करो, अगेन आप चले जाओ वैलिडेशन में और यहां से क्लियर ऑल करके ओके कर लो, तो अब ये वैलिडेशन हट गया। अब ये 0 भी एक्सेप्ट करेगा और निगेटिव वाला वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगा। देखो तो ये मैंने यहां से ये भी बता दिया कि कैसे रिमूव करेगा डुप्लीकेट। ठीक है, अच्छा अब देखो मान लो मैंने यहां वैलिडेशन लगाया, ध्यान से समझना, मैंने यहां पे वैलिडेशन सर्किल इनवैलिड डाटा, ये कब यूज करना है ये बाद में, पहले डाटा वैलिडेशन लगाओ। मैंने क्या यहां बताया था कि भाई अलाउ करो होल नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक, अच्छा इनपुट मैसेज डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो यूजर के हेल्प के लिए। एरर अलर्ट में आप स्टॉप, मैंने कहा था ना, सपोज आपने इंफॉर्मेशन दे दिया। अब इंफॉर्मेशन देने से क्या है ना कि अगर आप 0 डालोगे ना तो ये सिर्फ आपको इन्फॉर्म करके ये छोड़ देगा। ठीक है, देखो बाकी ले रहा है। अच्छा एक चीज और है, मान लो यहां से हम लोग स्टॉप, ये स्टॉप ही था ना, ये इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। ये सेटिंग में एक्चुअली एरर अलर्ट में हम लोग इंफॉर्मेशन नहीं लिया था हम लोगों ने। अब देखो यहाँ 0 डालते हैं, इन्फॉर्म किया, ले लिया, -10 हमने डाला, देखो इन्फॉर्म किया लेकिन इसने एक्सेप्ट कर लिया। देखो ये बहुत मेजर चीज है। हम लोगों ने क्या गलती की है, यहाँ पे हम लोगों ने वैलिडेशन लगाया। मैंने शुरू में क्या बताया था कि भाई आप कोशिश करो यहाँ स्टॉप रखने का, अगर आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करना है कि नहीं भाई आपको नहीं लेना है। लेकिन अगर आपने इंफॉर्मेशन ले लिया है तो देख लो क्या दिक्कत आ रही है। अब यहां पे आप सर्किल इनवैलिड डाटा को अगर चेक करते हो, अब देखो मैंने पूरा ये सिलेक्ट कर रखा था, तो जहां जहां इनवैलिड डाटा है ये थोड़ा समय लगाएगा और उसके हिसाब से फिर ये सर्किल बना के आपको दे देगा। देखो है ना, इसने दे दिया। अच्छा कोई बात नहीं है, अभी यहां सेलेक्ट कर लो क्लियर वैलिडेशन सर्किल, ये देखो हट गया। ठीक है, तो यहां से आप चाहो, अब चूंकि वहां समय क्यों लगा था, यहां पे मैं आप लोगों के सामने जान के कुछ ज़्यादा वैल्यू डाल देता हूं और मान लो यहाँ मैंने -9 डाला, चलो कोई बात नहीं। अब इतना ही मैं सेलेक्ट करता हूं और यहां से सर्किल इनवैलिड डाटा करता हूं। थोड़ा कम समय लगाएगा चूंकि आपका डाटा कम है ना, पिछले बार मैंने पूरा कॉलम ही सेलेक्ट कर दिया था, तो इस वजह से थोड़ा समय लगा था। और यहाँ पे देखो रोल को मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, मतलब F1 को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मैंने एक्चुअली F2 से लेके F7 तक ही सेलेक्ट किया है। लेकिन देखो उसके बावजूद इसने रोल को भी सर्किल कर दिया है जहां जहां इनवैलिड डेटा है, मतलब वैलिडेशन के मुताबिक डाटा नहीं है। कोई बात नहीं, आप इसको क्या करो, यहां से क्लियर वैलिडेशन। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस इसमें बचे हुए हैं उसको मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से अब आप लोग भी आसानी से MS एक्सेल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटा टैब में अवेलेबल डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ कर सकोगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन हिट करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो।
जब जहाँ जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए या लगे कि नहीं भाई यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था, तो उसको कमेंट में आप लोग लिख दें ताकि उसको अगले वीडियो में कवर कर लूँ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।